हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर गाइस। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आईपीएम इंदौर के पेपर के सॉल्यूशन में आए हैं। और ये भी चेक करना है कि जो उन्होंने आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए हैं वो सही है या नहीं है। तो एक एक करके हम लोग पहले ये वाले पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक करके हम सॉल्यूशन करेंगे। अगेन पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक है, लेकिन देयर वर अ लॉट ऑफ डुएबल क्वेश्चन। मतलब अगर 15 क्वेश्चंस आए थे तो उसमें से 8 क्वेश्चंस वर वेरी डुएबल। एंड फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको आईपीएम लेवल की प्रिपरेशन तो करनी ही थी इन ऑर्डर टू गेट इनटू आईएम इंदौर। इसलिए चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस डुएबल थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो काफी डुएबल क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज्यूम इट इज द बिगनिंग ऑफ द ईयर टुडे, अंकिता विल अर्न 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो अंकिता आज बिगनिंग ऑफ द ईयर है, मतलब स्टार्टिंग है। ये पहला साल खत्म कब होगा? जब खत्म होगा तब अंकिता 10,000 रुपए अर्न करेगी, राइट। विल अर्न 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब अभी अर्न करेगी 10,000 रुपीज, 10K। ठीक है, which she plans to invest at a bank deposit immediately at a fixed simple interest of 0.5। तो यहाँ पे उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये कहानी है। her yearly income will increase by INR 10,000 every year। बढ़िया इनकम है, हर साल उसकी इनकम जो है वो क्या हो रही है? 10,000 से बढ़ रही है। मतलब पहले साल के एंड में उसको 10,000 रुपए कमाएगी, दूसरे साल के एंड में वो 10 की जगह अब 20,000 रुपए कमाने लगेगी। डबल नहीं हो रही है, 10,000 बढ़ रही है। तो तीसरे साल के एंड में वो 30,000 रुपए कमाएगी, चौथे साल के एंड में वो 40,000 रुपए कमाएगी और पांचवें साल के एंड में वो 50,000 रुपए कमाएगी। ठीक है, तो दिस इज एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। ठीक है, ऐसा कहानी हो रही है। ठीक है, एंड द फिक्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक ऑन न्यू डिपॉजिट्स विल आल्सो इंक्रीज बाय 0.5% पर एनम पर ईयर। तो मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ के 0.5 बढ़ता जाएगा। तो ये पहले साल में 0.5 था, अगले साल में 1% हो जाएगा पर एनम। अगले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जाएगा 1.5, ये भी डबल नहीं हो रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। अगले साल में हो जाएगा 2% और आखिरी साल में हो जाएगा 2.5%। ठीक है, ऐसा कहानी हो रही है। ठीक है, इफ अंकिता कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट ऑल हर ईयरली इनकम इन न्यू बैंक, अलग अलग डिपॉजिट्स कर रही है, मतलब वो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, हमेशा कब कर रही है? एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हर इन 5 years फ्रॉम टुडे। 5 years फ्रॉम टुडे मतलब इस समय इधर उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर ये जो पहला ईयर में उसने डिपॉजिट किया वो कितने साल तक बैंक पे रहा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, फॉर 4 years। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे R% प्लस R% 2R ही होता है, R प्लस R प्लस R 3R ही होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि हर साल प्रिंसिपल चेंज होगा। तो ये हो रहा है कितने सालों के लिए? 1, 2, 3, 4 सालों के लिए। सो इन 4 years टोटल इंटरेस्ट उसको मिलेगा 2% ऑफ 10K। ठीक है, सो 2% ऑफ 10K कितना हो जाएगा? 10,000 का 1% होता है 100, सो 2% हो जाएगा 200। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपको देखनी तो ऐसा कुछ होएगा, 2% ऑफ 10,000, 2 0 से 2 0 कटे, 2 into 100 हो गया 200। ठीक है, सिंपल। अब ये जो सेकेंड ईयर है इसमें ये कितने साल तक रहा? 3 साल के लिए रहा ये। सो आपका हो जाएगा 3% ऑफ 20,000। ठीक है, परसेंटेज हटाओगे 2 0 जाएंगे, सो 3 into 200 हो जाएगा 600 रुपीज। ये जो थर्ड ईयर में डिपॉजिट किया वो कितने साल के लिए रहा? 2 साल के लिए रहा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3% ऑफ 30,000 रुपीज। परसेंट हटाओगे 2 0 जाएंगे तो 900 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 4th ईयर में डिपॉजिट किया वो सिर्फ 1 साल के लिए ही रहा। तो वो कितना हो जाएगा? 2% ऑफ 40,000 रुपीज। परसेंट हटाओगे 2 0 जाएंगे तो 800 रुपये हो जाएगा, 800 रुपीज। जो 5वें साल के एंड में उसने अर्न किया वो
अब वो आगे डिपॉजिट करने के लिए समय नहीं बचा उसके पास, इसलिए इसका कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो कितना मिला, 200, 600, 900 और 800, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल ऑफ दैट, 1000 और 1500, 2500। तो 2500 रुपए का उसका टोटल इंटरेस्ट मिला उसको, ठीक है। और जो पॉसिबल आंसर था वो भी यही था, इसका मतलब ये सॉल्यूशन एकदम सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यूज हैं वो लाई करती है 25 से लेकर 21 के बीच में, हमें इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। अब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको क्वेश्चन को अगर ऐसे देखें कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 21 हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 22 हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 23 हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 24 हो सकता है। एट द सेम टाइम a प्लस बी प्लस सी 25 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। अब ये वाले क्वेश्चन हम लोग ने कैसे सीखे थे, और ये इसके हमें क्या निकालना है, नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस। अब होल नंबर सॉल्यूशन का लॉजिक हम लोग ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने बोला कि 21 मेरे पास आइडेंटिकल आइटम्स है, मान लेते हैं 6 आइडेंटिकल, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके लिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो इसके होल नंबर सॉल्यूशन कितने होंगे। तो होल नंबर सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 3 लोगों में मुझे ये पार्टीशनिंग करनी है तो उसके लिए मुझे कितने पार्टीशन चाहिए, 2, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 पार्टीशन लगाए वैसे ही क्या हो गया, इस पार्टीशन के इधर जितने भी होंगे वो मिलेंगे फर्स्ट पर्सन को, ए को, इन दोनों के बीच में जो होंगे वो मिलेंगे बी को, और इसके आगे जो होंगे वो मिलेंगे सी को। तो इसका मतलब ए को मिले 2, बी को मिले 3 और सी को मिले 1। तो इस तरीके से 6 लोगों में पार्टीशन हो गया। ये होता है होल नंबर सॉल्यूशन का तरीका, ठीक है। यहां पे जैसे आप लोग ने अल्फाबेट अरेंजमेंट देखा था, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक वर्ड है हैप्पी, तो हैप्पी को अरेंज करने के तरीके होंगे। तो यहाँ पे HAPPY, अब PP जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब HAPPY 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कर दोगे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि P इज बीइंग रिपीटेड 2 टाइम्स। वैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अगर IIPI, ठीक है, ये अगर हमारा वर्ड है, ठीक है, तो इसको अरेंज करने के तरीके होंगे। अब 6 + 2 8, तो आंसर वुड बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल फॉर ऑल द आईज एंड 2 फैक्टोरियल फॉर ऑल द आइडेंटिकल पीस, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, वो क्या होता है होल नंबर सॉल्यूशन का, N + P CP, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन होल नंबर सॉल्यूशन, P नंबर ऑफ पार्टीशंस, और पार्टीशंस कितने होंगे, अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 पार्टीशन, 5 में करना तो 4 पार्टीशन, एंड सो ऑन। C नंबर ऑफ पार्टीशंस, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वही मेथड अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोला उसने, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन बोला है। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन का मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि सबको एक और एक आइटम तो मिलना ही चाहिए, वो पहले सेटिस्फाई कर दो। तो हमने पहले A को एक आइटम दे दिया, B को एक दे दिया, C को एक दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम जो बढ़ गए वो 3 आइटम्स बढ़ गए। तो अब अगर X, Y और Z, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18 के, अब मुझे क्या निकालने हैं, अब इसके मुझे होल नंबर सॉल्यूशन निकालने हैं, क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया था एक आइटम इसको देना, एक आइटम इसको देना, एक आइटम इसको देना, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अब इसके होल नंबर सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, अभी फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, नंबर ऑफ आइटम्स आर 18, है ना, प्लस नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने होंगे, यहाँ पे भी 2, C2, तो इसका आंसर हो जाएगा 20C2। और NC2 का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, NC2 का फॉर्मूला होता है N × N - 1/2, है ना। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 20 × 19/2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 190। उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी आप 3 आइटम्स जो डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा मिनिमम क्राइटेरिया था वो कर लोगे, तो 19 आइटम आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन 3 पर्सन्स, और इसके भी आपको होल नंबर सॉल्यूशन निकालना है। तो 19 वुड बी N प्लस 2 वुड बी पार्टीशन C2, तो जाएगा 21 C2। सिमिलरली
क्योंकि एक एक आइटम बढ़ रहा है ना, तो आप यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा होगा, 20 C2 हुआ, फिर 21 हुआ, तो अगला कितना होगा, 22 C2 होगा इसके लिए, 23 C2 होगा इसके लिए, और इसके लिए होगा 24 C2। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्यों हो रहा होगा, 3 आइटम गए, 20 बचे, अब 20 n है, पार्टीशंस 2 है तो 22, ठीक है, यहाँ पे 3 गए तो 21 में क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स अगर 21 है, पार्टीशन 2 है तो 21 + 2 23, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, अगर 25 आइटम है, 3 गए तो 22 बचे, अब 22 आइटम्स है और 2 पार्टीशन है तो 24 C2। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन सबका एडिशन करना है, तो ये कितना हो जाएगा, n × n - 1/2 करते जाओ, तो ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 22 × 21/2, तो 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, 2 लिखो 1 लिखो, बीच में 2 + 1 लिख दो, सो 231, इधर क्या होगा 23 × 22/2 11, तो ये क्या हो जाएगा, 2 लिखो 3 लिखो, बीच में दोनों का एडिशन कर दो, 253, 24 C2 कितना होगा, 24 × 23/2, तो हो जाएगा 12 × 23, 12 3 = 36, 3 कैरी, 12 2 = 24 + 3 276, ठीक है, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये हो जाएगा 400, ठीक है, ये हो जाएगा 6 + 3 9 + 1 10, ठीक है, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, ठीक है, 1 कैरी, 2 4 6 + 1 6 + 1 7, सॉरी, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 1160 वुड बी द सॉल्यूशन, ठीक है, सो 1160 इसके नंबर, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस आएंगे एंड दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है, और इसका आंसर जो उन्होंने दिया था वो क्या दिया था, 1160 ही पॉसिबल आंसर में था, इसका मतलब इसका आंसर भी एकदम सही था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए तो हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, और पहले 2 क्वेश्चंस वो वेरी डुएबल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शंस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे वो बोला है fn की वैल्यू जो है वो सम ऑफ फर्स्ट n + 1 टर्म्स है। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। तो अगर ये n + 1 टर्म्स का समेशन है तो यहाँ पे इसका fn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ फर्स्ट n + 1 टर्म्स, ठीक है, तो 1 + 2 से लेकर n तक के समेशन का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो जहां जहां पे n है वहां पे क्या लिख दो, n + 1 लिख दो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, n की जगह लिखोगे n + 1, यहाँ n + 1 की जगह हो जाएगा n + 1 + 1 मतलब n + 2/2, ठीक है, तो दिस इज fn, ठीक है। अब वो बोला है कि gn एक और फंक्शन है जो कहता है समेशन ऑफ 1 से लेकर n तक का 1 फंक्शन ऑफ n, ठीक है, तो आपका 1 फंक्शन ऑफ n क्या होगा पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 2 n + 1 × n + 2 होगा ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने लिखा इसको 1 + n + 1 अलग लिखा और 1 + n + 2 हमने अलग लिखा, ठीक है। सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मिल जाए। तो इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा n × n + 1, सॉरी, तो मिलेगा n + 1 × n + 2, ठीक है। इधर इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, n + 2 नहीं है, तो n + 2 पहले लिख दो, माइनस n और -1, ठीक है, प्लस n से -n कट गया तो बचा कितना, 1 दिस मच बच रहा है, हमें चाहिए 2 तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सो दिस मच मल्टीप्लाई बाय 2 हमें क्या मिल जाएगा, अपना डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये वापस यहीं आ जाएगा। तो हमने क्या बोल दिया कि 1/fn की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। अब 1/fn की वैल्यू इज दिस मच, और gn कहता है कि आपको समेशन करना है n 1 से लेकर k तक का, जब तक 1/fn सारे के सारे आपके आते जाए, ठीक है। मतलब n की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 तो कॉमन ही रहेगा,
n की जगह 1 रखो तो क्या मिलेगा, 1 + 1 2, 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, अब ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, अगर n की वैल्यू 2 है इसका मतलब आपको इसमें सेकंड टर्म ऐड करना है। ठीक है, 2 तो कॉमन ही है तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट होगा दिस मच इंटू 2, लेकिन मैंने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो ना, यहाँ पे ना लिखना चाहो आप और ऐसे लिखना चाहो कि जब n = 1 है तो ये होगा, जब n = 2 है तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, जब n = 3 होगा तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, और उसका कहना है ऐसा सो ऑन करते जाओ जब तक n = k ना मिल जाए, तो वो भी क्या होगा 2। अब ध्यान सुनना, अब क्या करना हूं मैं, जब 3 था तो यहाँ पे 4 आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे 5 आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे k होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, k + 1 आएगा और यहाँ पे k + 2 आएगा। और अगर आप नोटिस करो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -1/3, यहाँ +1/3, इन सबको ऐड ही तो करना है अपन को, समेशन का साइन है, इन सबको ऐड करना है अपन को, तो ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे, एंड सो ऑन करते करते ये सारे के सारे जो सेकंड वाला टर्म है इसका जस्ट ऊपर वाला टर्म क्या होगा, 1/k + 1 यहाँ होगा और 1/k यहाँ होगा। ठीक है, तो ये वाले से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, और सही इस माइनस वाले से ये प्लस वाला कट जाएगा, तो इन सबका जो नेट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सो एक्चुअली में gn का आंसर आने वाला है 2 कॉमन, यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है, माइनस 1/k + 2, है ना। तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 2/k + 2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताइए कि जो gn की वैल्यू है एक्सीड्स द वैल्यू, ये वैल्यू बड़ी कब हो जाएगी, ग्रेटर देन 99/100 कब होगी, तो ऐसा k की वैल्यू फाइंड करो, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है अपन को। ठीक है, अब k की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी तो इसको इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बचेगा आपका 1 - 99/100 ग्रेटर देन 2/k + 2। तो 100 - 99 कितना हो जाएगा, 1/100 ग्रेटर देन 2/k + 2। अब ध्यान सुना, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो k + 2 क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि k आपको पता है पॉजिटिव नंबर आने वाला है। ठीक है, ग्रेटर देन 200, तो इसका मतलब k वुड बी ग्रेटर देन 198। ठीक है, k ग्रेटर देन 198 मतलब k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 199, एंड दैट माय फ्रेंड्स वुड बी योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था मगर। ठीक है, तो अगर फंक्शन आपने पढ़ा है तो दिस इज अ क्वेश्चन जो आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे। तो इसका पॉसिबल आंसर 199 है, मेरा आंसर भी 199 है, इसका मतलब ये आंसर भी बिल्कुल सही था। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चले तो हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अगेन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहता है विनीता ड्राइव्स अ कार विच हैज 4 गियर्स। ठीक है, द स्पीड ऑफ द कार इन द फोर्थ गियर, तो स्पीड इन द फोर्थ गियर इज 5 टाइम्स, इज मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इन द फर्स्ट गियर। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि स्पीड ऑफ द फोर्थ गियर अपॉन स्पीड ऑफ द फर्स्ट गियर का रिलेशनशिप मिल गया हमें 5/1। तो इसी से हमें रिलेशनशिप मिल गया टाइम का भी, क्योंकि हमें पता है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, तो स्पीड टाइम टेकन इन द फर्स्ट गियर अपॉन टाइम टेकन इन द फोर्थ गियर वुड बी 5/1। मतलब अगर 5 घंटे लग रहे हैं फर्स्ट गियर में तो 1 घंटा लगेगा फोर्थ गियर में। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो। सेकेंड रिलेशनशिप हमें क्या गिवन है, द कार टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन द सेकेंड गियर। ठीक है, सो टाइम टेकन इन द सेकेंड गियर is twice of the time taken in the third gear. ठीक है, इसका मतलब speed in the third gear upon speed in the second gear is 2/1। अगर इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल जाता,
स्पीड ऑफ थर्ड और स्पीड ऑफ फर्स्ट का, या स्पीड ऑफ सेकंड और स्पीड ऑफ फर्स्ट का, स्पीड ऑफ थर्ड और स्पीड ऑफ फोर्थ का, इनमें से किसी का भी एक और रेशियो में मिल जाता तो हम चारों की स्पीड का रेशियो निकाल सकते थे। लेकिन इतना आसान आईपीएम कहाँ देता है ना, इंदौर तो बिल्कुल नहीं देता है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, तो इन अ 100 किलोमीटर जर्नी इफ विनीता ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन ईच ऑफ द गियर, ठीक है, शी टेक्स 585 मिनट्स। ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट गियर से इक्वल डिस्टेंसेस 100 का अगर 4 पार्ट को इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो फर्स्ट गियर में 25 किलोमीटर, सेकेंड गियर में अगला 25 किलोमीटर, ठीक है, थर्ड गियर में अगला 25 किलोमीटर और फोर्थ गियर में अगला 25 किलोमीटर। ठीक है, इतना 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 उसका क्या है वो है। ठीक है, द टाइम टेकन वुड बी 585 मिनट्स। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बोलूं स्पीड इज 5x तो टाइम इज ऑल्सो 5x, ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे कितना लगने वाला है, तो टाइम अगर यहाँ पे लगता है, देखो फर्स्ट और फोर्थ का आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो, सेकंड और थर्ड का आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे टाइम अगर लगता है इन द फर्स्ट गियर इज 5x आवर्स या मिनट्स लगते हैं इसको, क्योंकि ओवरऑल आंसर मिनट्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे लगने वाला है x मिनट्स, है ना, तो ये डिस्टेंस कवर करने वाले में लगने वाला है x मिनट्स। ठीक है, सेकंड और थर्ड का क्या रिलेशनशिप है, सेकंड में लगने वाले हैं अगर 2y मिनट्स, ठीक है, तो थर्ड में लगने वाले हैं y मिनट्स, 1y मिनट्स। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप हमें गिवन है। अब उसने क्या कहा, अगर वो ये डिस्टेंसेस कवर करता है 4 किलोमीटर, फर्स्ट वाले को अगर वो सिर्फ 4 ही किलोमीटर कवर करता है फर्स्ट गियर में, सेकेंड गियर में वो कितना कवर कर रहा है, 4 ही कवर कर रहा है, थर्ड में अब वो 32 कवर कर रहा है, और फोर्थ में वो 60 कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अब कितना टाइम लगेगा। अगर ये इन चारों का जो पहले वाले चारों का जो टाइम था वो कितना था, 585 मिनट्स के बराबर था। पॉसिबल आंसर 312 है। ठीक है, चेक करते हैं ये आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, 5x प्लस x कितना हो गया, ठीक है, 6x और 2y प्लस y कितना हो गया, 3y, है ना, 2y प्लस y कितना हो गया, 3y। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है 585। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, y प्लस 2x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो पूरे को, सो 3 1 जा 3, ठीक है, फिर बचा 28, ठीक है, सो 9 जा 27, 5, सो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 195। ये रिलेशनशिप मेरे को मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये निकालता हूं कि अगर ये डिस्टेंस 25 से होके 4 हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट गियर में जो भी स्पीड पहले थी वो तो रहेगी अभी भी, तो स्पीड इज द सेम। अगर स्पीड सेम है सो डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो मतलब अगर d1 अपॉन d2 25 अपॉन 4 है, ठीक है, सो t1 अपॉन t2 भी 5x अपॉन न्यू टाइम, ठीक है, सो t1 होने वाला है। ठीक है, तो इससे आप क्या निकालोगे, आप t1 की वैल्यू निकाल लोगे, तो 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है, तो ये जाएगा 4x अपॉन 5। ठीक है, सो 4x अपॉन 5 क्या आ गया आपका, t1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे
D1 upon D2 which would be 25 upon 4 है, and that would be equal to how much? Time taken is 2y upon T2. तो इससे आपकी T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर गया, ये हो जाएगा 8y अपॉन 25. ठीक है, सो ये हो गया 8y अपॉन 25. थर्ड की बात करें तो यहां पे क्या होने वाला है? 25 अपॉन 32. ठीक है, ये होने वाला इक्वल टू कितना? y अपॉन, पहले y था, अब T3. सो T3 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 32y अपॉन 25, है ना? ये हो गया T3. T4 की वैल्यू क्या होने वाली है? निकालते हैं. तो T4 की वैल्यू क्या होने वाली है? 25 is D1 upon 60 is D2 and that would be equal to x upon T4. So T4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 5s are 5 12s are. तो T4 की वैल्यू हो जाएगी 12x अपॉन 5. ठीक है, सो T1 T2 T3 T4 आ गया. अब T1 प्लस T4 कर लो क्योंकि ये दोनों x के टर्म्स में है. ठीक है, तो 4x प्लस 12x कितना हो गया? 16x अपॉन 5. ठीक है, ये कितना है? 8y अपॉन 25, ये है 32y अपॉन 25. तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40y अपॉन 25. इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 25. 5 5s are, ठीक है, सो 16 5s are 80. सो 80x प्लस 40y रहेगा. ये इसमें से अगर 40 कॉमन ले जाए तो हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस y अपॉन 25. अब 40 अपॉन 25 को थोड़ा सॉल्व करते तो और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं. और 2x प्लस y की वैल्यू 195 ऑलरेडी पता है आपको, है ना? सो 5 5s are 25, 5 8s are 5 1s are 5, 5 3s are 15. ठीक है, और 9s are. सो आंसर हो जाएगा 8 into 39 जो कि होता है 312. ठीक है, सो 312 मिनट्स वुड बी द आंसर. लंबा था, ठीक है, बिल्कुल था, ठीक है, लेकिन डुएबल ये भी था. ठीक है, सो दीज वर 4 क्वेश्चन जो अभी मैंने किया. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th क्वेश्चन. चलो तो हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि है 5th क्वेश्चन. ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से, देखते हैं. वो कहता है कि इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स कंटेंडेड फॉर द इलेक्शन. तो अगर टोटल 100x वोट्स है, ठीक है, तो सिर्फ 2 पार्ट्स में गए वो. ठीक है, उसे कहना है 15% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट टर्न अप टू वोट. ठीक है, तो पहले तो 15% मतलब 15x. ठीक है, 15% ऑफ 100x कितना हो जाएगा? 15x. इतने वोटर्स डिड नॉट कास्ट द वोट. ठीक है, सो ये थोड़ा सा लल्लू बल्लू क्वेश्चन था, मतलब बड़ी मतलब स्कोरिंग था, मतलब कम से कम ये तो अटेम्प्ट कर ही देना था. ठीक है, ऐसा था. डिड नॉट वोट. ठीक है, फिर उसका कहना है 50 वोटर्स कास्ट इनवैलिड वोट्स. ठीक है, तो 50 वोटर्स के वोट्स डिड नॉट काउंट. ठीक है, और इनवैलिड लिख देते हैं इसको. ठीक है, लेकिन यहां पे भी एक अच्छी लाइन लिखी हुई है. ठीक है, और वो क्या है? इट इज नोन दैट 44% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट. अभी तक ये वाले क्वेश्चंस जो बुक्स में आप लोग ने अभी देखे होंगे या फिर आपने पहले वाले क्वेश्चंस में देखे होंगे, तो वहां पे क्या होता था? 44% ऑफ द रिमेनिंग होता था. ऐसा कुछ सिनेरियो था. ठीक है, कि 15% जो है इनवैलिड थे, जो बचा हुआ था उसका इतना परसेंटेज जो थे वो आपको बताए जाते थे कि ये विनर को मिले. लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है? 44% ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट वोटेड फॉर द विनर. मतलब इस 100x का 44x गया विनर के पास. ठीक है ना? तो लूजर के पास, क्योंकि 2 ही लोग कंटेस्ट कर रहे थे ना, तो लूजर के पास कितना गया होगा? ठीक है, सो 100x में से 15x तो पहले ही गायब हो गए. ठीक है, 44x उसको मिले नहीं.
ठीक है, कितने चले गए, 44 प्लस 15 कितना हो गया, 59x, ठीक है, तो बचा कितना 41x, ठीक है, तो उसको 41x मिलते अगर ये 50 वोट्स क्या नहीं होते, इनवैलिड, ठीक है, तो इतने मिलते लेकिन उसमें से ही 50 वोट्स उसको नहीं मिले, ठीक है, सो दिस मच इज द वोट्स ही इज गेटिंग इफ द विनर गॉट 200 वोट्स मोर देन द अदर कैंडिडेट, ठीक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है, तो सिंपल इक्वेशन बना लो या दिख ही रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू 200, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 44x माइनस 4x 41x, दैट वुड बी 3x, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 50, ये अगर 200 है तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 200 अपॉन 200 माइनस 50 150 और 150 अपॉन 350, तो x की वैल्यू आ गई 50, हमें निकालना था टोटल वोट्स दैट वर कास्ट, सो 50 into 100 5000, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 100x जो आपको निकालनी थी, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सो इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखते हैं, पीएनसी का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वेट फॉर इट। चले तो हम लोग देखते हैं हमारा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द 3 consecutive terms in the expansion of x plus y to the power of n are in the ratio 1:9:63, ठीक है, ये रेशियो। तो अगर आप ये देखो 3 consecutive terms, ठीक है, तो एक्सपेंशन आपको पता है क्या होता है ना, सो x प्लस वाई टू दी पावर ऑफ n क्या होगा, nc0 x की पावर n y की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, ऐसे करते करते nc0 से लेकर ncn तक सारे नंबर्स आएंगे, और ठीक है x की पावर और y की पावर का जो समीशन है वो हमेशा n रहेगा, ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे 3 टर्म्स मेरे को कॉन्जिक्यूटिव लेने थे, मतलब एक के बाद एक वाले लेने थे, तो मैंने ले लिया अपनी कैलकुलेशन बेनिफिट के लिए NCR माइनस 1 वाला टर्म, NCR और NCR प्लस 1, ठीक है, उसका रेशियो ये है। अब NCR माइनस 1 अपॉन NCR R अपॉन N माइनस R प्लस 1 होता है, ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल यही आंसर मिलेगा। और NCR अपॉन NCR प्लस 1 R प्लस 1 अपॉन N माइनस R होता है, तो ये हो जाएगा 9/63, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/7। तो इससे बढ़िया से 2 इक्वेशन मिलेंगी, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर भी अगर ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है किसी के लिए तो वो देख लो जरा। सो NCR माइनस 1 क्या होगा, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, दिस इज NCR प्लस R माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो R फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूँ, R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू R लिख सकता हूँ, और n माइनस R फैक्टोरियल को वैसे का वैसा लिख दो, डिवाइडेड बाय, अब R माइनस 1 फैक्टोरियल को वैसे का वैसा लिख दो, लेकिन n माइनस R प्लस 1 वाले को ऐसा लिखो n माइनस R का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड और उसका अगला टर्म n माइनस R प्लस 1, तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो बचेगा R अपॉन n माइनस R प्लस 1 जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर आप इसका करोगे, सो n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन R प्लस 1 फैक्टोरियल। अब R प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या मैं पहले ही R फैक्टोरियल इंटू R प्लस 1 लिख दूं, अभी ऊपर से जो लर्निंग है वो यहीं पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और बचेगा क्या, n माइनस R माइनस 1, अब n माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, सो क्या मैं n माइनस R फैक्टोरियल को भी n माइनस R इंटू n माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, ठीक है, इससे एक पहला टर्म और अगला टर्म, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये से ये कटेगा, R फैक्टोरियल से R फैक्टोरियल कटेगा, इससे ये कट जाएगा, तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस 1 और नीचे आ जाएगा n माइनस R, देखो यही आया, ठीक है। अब बस इसको इसके बराबर रख दो, तो अगर मैंने यहाँ पे ही इसको 1/7 के बराबर रखा तो मेरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7R प्लस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस R हुआ,
माइनस आर इधर गया तो हो गया 8r प्लस 7 इज इक्वल्स टू n, और अगर मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया होता तो मुझे क्या मिलता, 9r इज इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, सो 9r इधर गया, माइनस आर इधर गया तो क्या हो जाएगा, n वुड बी इक्वल टू 9r प्लस आर 10r माइनस 1। ठीक है, सो n इसके बराबर है, n इसके भी बराबर है, तो इन दोनों को आपस में बराबर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, इसको रख दो 10r माइनस 1 के बराबर, सो 8r इधर गया तो बचेगा 2r, 10r माइनस 8r, और माइनस 1 इधर गया तो बचेगा प्लस 1, तो हो जाएगा 8। तो इससे आपकी r की वैल्यू आ जाएगी 8/2 4। तो r की वैल्यू 4 कहीं पे भी पटक दो, यहाँ पटक दो, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 × 4 40 minus 1 39। So n is equal to 39 would become your answer। ठीक है, ये था आपका 6 क्वेश्चन जो बाइनोमियल और ऑब्वियसली पीएनसी के कॉम्बिनेशन से बना था। वेरी डुएबल क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 7th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स का 11th और 12th का, बल्कि इवन 9th एंड 10th में ये कंसेप्ट बताया जाता है। तो ये बोला है कि द पॉलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 देन द वैल्यू ऑफ c + 6 इज। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को आप अगर डिवाइडेड बाय, हमें पता है कि अगर एक फंक्शन है f(x), उसको ऑन डिवाइडिंग बाय सम x - a, ठीक है, अगर कुछ रिमाइंडर हमें पता है 2 है, इसका मतलब वी कैन राइट f(x) एज कोशेंट ऑफ, एक नया फंक्शन बनेगा कोशेंट ऑफ x, जिसको आप जब x - a से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 रिमाइंडर छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू a, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, कोशेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x - a, अब a - a तो 0 हो जाएगा प्लस 2, इसका मतलब वी विल गेट दैट फंक्शन ऑफ a would be equal to 2, क्योंकि 0 into anything is 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी रिमाइंडर बचता है अगर हम f ऑफ a की वैल्यू रखें तो वो उसके बराबर हमें मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फंक्शन हमें गिवन है और x - 1 डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर, अगर इस फंक्शन को x - 1 के डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 के बराबर होगी। जहां जहां पे x है वहां पे 1 लिख दो, तो क्वेश्चन पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। तो 4 × 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 10 सॉरी 1, माइनस x की पावर 9 वापस 1, प्लस 3 × x की पावर 8 वापस 3 रहेगा वो, माइनस 5 प्लस c प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2, और ये इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। इस पूरे को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, +1 -1 +2 -2, ठीक है, -4 +4 है ना, और -1 -1 -6 +6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, c = +3 बचा यहाँ पे, सिर्फ इधर जाएगा तो 2 - 3 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में -1 आंसर मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, वो आपसे पूछा c + 6 क्या होगा, तो c + 6 वुड बी नथिंग बट -1 + 6 = 5। कई स्टूडेंट्स ने ये बोला मेरे से कि सर आंसर तो -1 था, ये गलत है आंसर, पॉसिबल आंसर्स में गलत गिवन है। नहीं बेटा, 5 ही आंसर है, आपने c निकाल के वहीं पे रुक गए थे, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, 8th क्वेश्चन जो है वो भी फंक्शन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, मैं अभी उसका डिस्कशन करता हूँ फिर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारे से कि f ऑफ 1 की वैल्यू हमें दे रहा है, 8th क्वेश्चन, f ऑफ 1 की वैल्यू हमें वो दे रहा है 1 है, f ऑफ n की वैल्यू वो हमसे बोला है कि 3n माइनस f ऑफ n - 1 है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है वो कि f ऑफ 2023 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ
कि इसको थोड़ा सा अगर हम फॉर्म करें, सो कह रहा है से दैट एफ ऑफ एन माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन, ये 3n है ना। अब हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, n की जगह n माइनस वन या n की जगह n प्लस वन रख के देखते हैं और फिर समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा n की जगह n माइनस वन, तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ n माइनस वन हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n माइनस वन लिखो, प्लस f ऑफ n माइनस वन n माइनस टू, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 3 इंटू n माइनस वन। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। सो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलेगा दिस माइनस, यहाँ पे भी माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन। ठीक है, तो ये प्लस से ये माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस टू वुड बी इक्वल टू 3n माइनस 3n कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या बचेगा, ये क्या है, ये ऑलरेडी 3n माइनस 3 था, जब इनका साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो 3n माइनस 3n तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं n की जगह पे 3 रख दूं तो मुझे मिलेगा f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 इज 3, तो मुझे f ऑफ 3 की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस f ऑफ 1 जो कि 1 है, तो f ऑफ 3 4 हो गया। ठीक है, अगर मैंने n की जगह पे 5 रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 5 वुड बी इक्वल टू 3 प्लस f ऑफ 3 जो कि हो जाएगा 7। तो आपको नजर आ रहा है f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 जो है 1 है, f ऑफ 3 जो है वो 4 है, f ऑफ 5 जो है वो 7 है, f ऑफ 7 जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें निकालना है f ऑफ 2023 क्या होगा, है ना। ठीक, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो 1 3 5 7 ये कौन सा वाला टर्म बनेगा, तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स का लॉजिक होता है लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म अपॉन द कॉमन डिफरेंस प्लस 1, है ना। अब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म बढ़ते 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 2023 कौन सा वाला टर्म होगा, सो लास्ट टर्म इज 2023, फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन द कॉमन डिफरेंस 2, ऊपर वाले डिफरेंस की बात हो रही है क्योंकि, तो ये कितना हो जाएगा 2022 अपॉन 2 प्लस 1 1011 1011 प्लस 1 1012। तो इसका इस वाली सीरीज का 1012 इथ टर्म निकालो, तो t ऑफ 1012 वुड बिकम योर आंसर। ठीक है, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, द कॉमन डिफरेंस इज प्लस का 3, कॉमन डिफरेंस प्लस का 3 एंड जो फर्स्ट टर्म है वो है 1। ठीक है, तो a इज 1, सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे t ऑफ 1012 क्या हो जाएगा, a विच इज 1 प्लस n माइनस 1 मतलब 1011 इंटू डी विच इज 3, तो जाएगा 3033 प्लस 1 3034। ठीक है, तो द आंसर वुड बी 3034 इस पर्टिकुलर अच्छे क्वेश्चन का। ठीक है, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन हम लोग ने कराए हुए हैं। ठीक है, एंड द पॉसिबल आंसर इज आल्सो द सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा, अमीषा कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 20 डेज। ठीक है, सो अमीषा कैन डू अ टास्क इन 20 डेज। ठीक है, अब उसका कहना है कि आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, 4 दिन से अपना काम किया, शी फेल सिक फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए वो बीमार पड़ गई, एंड रिज्यूम द वर्क ऑन द 9th डे। ठीक है भाई, बट विथ हाफ ऑफ हर ओरिजिनल वर्क रेट, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, हाफ हो गई है। ठीक है, शी कंप्लीटेड द टास्क इन अनदर 12 डेज, 12 दिन में से बाकी अपना काम कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ अ को-वर्कर हु जॉइंड फ्रॉम द 9th डे।
द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द कोवर्कर टू कंप्लीट द टास्क अलोन विल बी व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या एज्यूम करेंगे, ठीक है। सो हमेशा हम टोटल वर्क ऐसा एज्यूम करते हैं जिससे हमारा काम क्या हो, आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। सो क्योंकि यहाँ पे 20 डेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 8 के बारे में बात हो रही है और 12 डेज के बारे में बात हो रही है, तो 12 और 20 240, एलसीएम ले लेते हैं 240, ठीक है। लेट्स एज्यूम द टोटल यूनिट टू बी 240 यूनिट्स। आपने अगर उसको 20 यूनिट्स भी एज्यूम किया होता तो भी आंसर आता। मैं तो बोलता हूँ अगर एक्स भी एज्यूम किया होता तो भी आंसर आता, जो बचपन में करते थे 1 भी एज्यूम किया होता तो भी आंसर आता, ठीक है। लेकिन ऐसी वैल्यू एज्यूम करने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, फ्रैक्शन में काम कम करना पड़ेगा। सो अगर 240 यूनिट्स है और वो 20 डेज में करती है तो पर डे कितना वर्क करती होगी, 240 अपॉन 12, 240 में 20 सॉरी 12 है ना। सो 12 यूनिट्स इज द एफिशिएंसी ऑफ अमीषा पर डे, ठीक है। ऐसे उसने कितने दिन तक काम किया, 4 डेज काम किया उसने, तो 48 यूनिट्स काम हो गया उसका, है ना। फिर उसके बाद 4 दिन काम करने का, 4 दिन बीमार पड़ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने 12 दिन खुद तो काम किया लेकिन उसके साथ में किसी और ने भी काम किया, लेकिन उसने तो काम किया ही है ना। तो इसका मतलब, लेकिन अब जो काम कर रहा है करेगी वो इसकी हाफ एफिशिएंसी पे करेगी, तो मतलब अब उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 66 यूनिट्स पर डे, और 66 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी उसने लगाई फॉर 12 डेज, तो उसका काम कितना होगा, 12 से 6 72 यूनिट्स। तो अब उसकी एफिशिएंसी हाफ होने के बाद वो अब 12 डेज में इतना काम कर पाएगी, और 48 प्लस 72 कर दो कितना आएगा, 120। तो उसने एक तरीके से आधा काम किया है, 240 में से 120 काम उसने किया है। अब 240 में से 120 काम अगर वो करती है तो इसका मतलब बाकी काम किसने किया होगा, 240 माइनस 120 यूनिट्स, तो ये बाकी का 120 यूनिट्स काम हुआ तो 12 दिन में ही है, लेकिन उसकी को वर्कर ने किया है, को हेल्पर ने किया है, ठीक है। तो कितने यूनिट्स पर डे इस पर्सन, इस को वर्कर की एफिशिएंसी हो कि 12 डेज में 120 यूनिट वर्क हो जाए, ठीक है। सो द सिंपल आंसर वुड बी 120 अपॉन 12 10 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब इस को हेल्पर, को वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 120 अपॉन 12 10 यूनिट्स पर डे की है, और अगर 10 यूनिट्स पर डे वो काम करती है तो टोटल वर्क 240 यूनिट्स कितने दिन में कर लेगी, 24 डेज, ठीक है। सो 24 डेज वुड बिकम योर आंसर, और जब आंसर आप देखोगे तो यस पॉसिबल आंसर भी 24 यूनिट्स था, तो ये भी एकदम सही था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है जो कि कहता है 2 to the power of log x, सॉरी वो कहता है log 2 base 2 to the power of log x base 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 log x base 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं इस पूरे शीट का, इस पूरे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस का यही वाला है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए log x बेस 2 को कुछ a मान लूं चलेगा। अब log 2 बेस 2 तो 1 ही होने वाला है, तो ये नीचे ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, सी दिस पार्ट इज a स्क्वायर, अब a स्क्वायर नीचे आएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर log 2 बेस 2, अब log 2 बेस 2 क्या है 1, तो a स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस का 5 है प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 को इस तरीके से ब्रेक करो कि उसका जो समेशन है वो 5 हो जाए, ठीक है। सो दैट वुड बी 3 and 2, ठीक है ना। और दोनों ही सॉल्यूशन क्या आएंगे, प्लस आएंगे, क्यों, क्योंकि अगर वेरिएबल पार्ट नेगेटिव होता है, कांस्टेंट पार्ट पॉजिटिव होता है, दोनों रूट्स पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये प्लस होता, ये भी प्लस होता तो दोनों रूट्स नेगेटिव। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने डिस्कस किया होगा, अदरवाइज आप 3-4 स्टेप में कर लोगे तो भी आंसर आएगा।
अच्छा a क्या लिया था अपने log 2 log x बेस 2 लिया था। अगर a 3 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 3 8, ठीक है। और log x बेस 2 अगर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक रूट है 8, एक रूट है 4, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, सो 32 वुड बिकम योर आंसर। और ये भी एकदम सही आंसर था, ठीक है। चले अब हम लोग देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन जो है वो रिलेटिवली काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होना चाहिए बस, और आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर अगर आप उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन करो तो उसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। और कहते हैं रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करते करते 95 फैक्टोरियल को जब आप 15 से डिवाइड करो, तो ये तो आपको पता ही है कि अगर उसके समेशन को आपको 15 से डिवाइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअली उसको डिवाइड करो और उसका जो रिमाइंडर आए, इंडिविजुअली उसको डिवाइड करो और उसका जो रिमाइंडर आए उसको आप लिख दो और उनका एक्चुअल में वही समेशन कर दो, तो आपका आंसर भी वही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपको एक और चीज नजर आनी चाहिए कि अगर 15 से पहले, सॉरी 5 फैक्टोरियल से पहले क्या होगा। अब बिफोर 5 फैक्टोरियल वी नो कि 3 तो होगा लेकिन 5 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 फैक्टोरियल में देखूं तो व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, इट इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ठीक है। अब इसके आगे भी अगर कुछ होता है, जैसे 6 फैक्टोरियल में 6 होगा, 7 में 7 होगा, 95 में 6 से लेकर 95 तक का प्रोडक्ट होगा, तो वहां पर जब आप डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 भी होगा 5 भी होगा, कट जाएगा, तो 1 into 2 into 4, यहाँ पे 8 वुड बी द क्वोशिएंट बट द रिमाइंडर वुड बी 0। यहाँ पे 8 into 6 48 वुड बी द क्वोशिएंट बट द रिमाइंडर वुड बी 0। एंड यहाँ पे 8 into 6 into 7 से लेकर 95 तक का प्रोडक्ट वुड बी द क्वोशिएंट बट द रिमाइंडर वुड बी 0। तो यहाँ पे सारे रिमाइंडर 0 हो तो 95 की जगह 93 होता, 198 होता, 197 होता, सब चलता, सबका रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। सिर्फ मतलब क्या है, यहाँ तक का क्वेश्चन पूछा था उसने, तो 1/15 का रिमाइंडर 1, 2/15 का रिमाइंडर 2, 1 into 2 into 3 6/15 का रिमाइंडर 6, और 1 into 2 into 3 into 4 जो कि 24 होता है, 24/15 का रिमाइंडर 9 लिख लो, ठीक है, या माइनस का 6 लिख लो, दोनों सही है, ठीक है। अगर आप माइनस का 6 लिखते हो तो सीधे -6 और +6 कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे भी कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन सब का समेशन का डिवाइडेड बाय 15 का रिमाइंडर वुड बिकम द एक्चुअल आंसर, क्योंकि ये सब तो 0 ही हो चुके हैं। अब कितना होगा, 6 + 9 15, ठीक है, और 1 + 2 3, तो 3 और 15/15 का रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, तो आंसर वुड बी 3। सो 3 इज गोइंग टू बी द नेट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था ये, ठीक है। 12th क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। सो 12th क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी किसी रेशियो में है, ठीक है, इफ ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:5, सी और डी का रेशियो है 5:2, ठीक है। और आपको पता है कि इन चारों का जो समीशन है वो क्या है, वो है 2023, a + b + c + d का समीशन है 2023, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a + c, a + c की वैल्यू आपको क्या करनी है, मैक्सिमाइज करानी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस रेशियो का मैं कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ, x ले लेते हैं, तो जाएगा 2x + 5x, ये हो जाएगा 5x + 2x इज इक्वल टू 2023, ये हो जाएगा 7x + 7x, सॉरी यहाँ पे y लेना चाहिए आपको क्योंकि अलग वेरिएबल अलग रेशियो है ना, तो अलग रेशियो तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आप अलग लोगे, तो हो जाएगा 7x + 7y, जिसको आप 7x + y लिख सकते हो, इज 2023। सो x + y वुड बी इक्वल टू 2023/7, तो 7 2 14, बचेगा 62, 7 8 जा
56 बचेगा कितना 70 को 14 62 बचा 56 63 बचा है ना 7 9 63 तो x प्लस वाई कितना है 289 है ठीक है तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट y इज नथिंग बट 289 माइनस का x बिल्कुल बोल सकते हैं है ना। अब यहां पे a हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज a 2x एंड व्हाट वाज c 5y ठीक है सो 2x को वैसे ही लिख रहने दो और y की जगह पे लिख दो आप 289 माइनस x तो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस x अब 5 माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 5x तो ये हो जाएगा माइनस का 3x बचेगा और 5 इंटू 289 कितना हो जाएगा 5 9 45 4 कैरी 5 8 40 प्लस 4 44 ठीक है 5 2 5 8 44 कैरी 5 2 10 प्लस 4 1445 ठीक है। अब 1445 माइनस 3x इसकी हमें क्या करनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है कि अगर 1445 में से मिनिमम नंबर कम कर दूं तो मेरा ओवरऑल नंबर मैक्सिमाइज हो जाएगा है ना और x की मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 है ना तो ये हो जाएगा अगर मैं x की जगह 1 रख दूं x मिनिमम इज 1 और यहाँ पे रख दिया तो हो जाएगा 1445 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 1441 ठीक है एंड दैट वुड बी द व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस c जो मेरे को मिल सकती थी और सॉरी इट वुड बी 1442 माय मिस्टेक एंड यही आपका पॉसिबल आंसर था ठीक है सो 12th आंसर का भी पॉसिबल आंसर बिल्कुल सही है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13th। थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 13th क्वेश्चन। अब ये 13th क्वेश्चन जो है वो फंक्शन का भी क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली एक कोनिक सेक्शन का भी क्वेश्चन है ठीक है लेकिन मोर देन दैट इट इज अ गुड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है तो जो मैं आपको बता रहा कि जो कुछ क्वेश्चंस डुएबल लिटरली थोड़े से कम थे उनमें से एक है लेकिन ये भी आपको अगर अच्छे बच्चा जो है वो इसको भी कर पाएगा ठीक है। देखते हैं कैसे करना था इस क्वेश्चन को। The length of the line segment joining the two intersection points of the curves ठीक है तो y is equals to 4970 माइनस मॉड x एक कर्व हो गया और y is equals to x square एक दूसरा कर्व हो गया ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि y is equals to x square का ग्राफ कैसा होता है कुछ ऐसा होता है ठीक है और y is equals to 4970 माइनस ऑफ मॉड x का मतलब क्या होगा इसके दो मतलब हो सकते हैं अगर x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है ठीक है। तो अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 4970 माइनस x ही होगा है ना पॉजिटिव x बाहर निकलेगा और अगर x नेगेटिव है तो इसका मतलब 4970 माइनस ऑफ माइनस x मतलब x प्लस x हो जाएगा ठीक है। तो ये दोनों इसके मतलब है ठीक है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको बेसिकली उसका डिस्टेंस निकालना है आपको ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करूं तो मैं क्या कर सकता हूं इसका इंटरसेक्शन मतलब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ बताना है तो जहां जहां पे y है इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जहां जो वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई करे वो इसके लिए भी करनी चाहिए। तो अगर मैं y = x स्क्वायर लिख दूं ठीक है तो y की जगह अगर मैंने x स्क्वायर लिख दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी x स्क्वायर माइनस x उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस x और माइनस 4970 क्योंकि ये 4970 भी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ठीक है। और अगर यहाँ पे मैंने y = x स्क्वायर लिखा तो ये इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4970। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई है दो ठीक है व्हेन x इज पॉजिटिव एंड व्हेन x इज नेगेटिव उसके लिए ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा अब 4970 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है 4970 को इस तरीके से दो पार्ट्स में ब्रेक करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन इसका मतलब कि उसका डिफरेंस किसके बराबर आ जाए x के कोफिशिएंट जो कि 1 है उसके बराबर आ जाए। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट जो कि 1 है मॉड b करते हैं अपन लोग ठीक है। तो इसको अगर अपन फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर 7 निकालेंगे तो बचेगा 710 ठीक है। अब अगर 710 का मतलब 71 × 10 वो 10 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 70
और इधर हो जाएगा 71। अब 70 और 71 क्या होता है, उसका डिफरेंस 1 होता है, हाँ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो दो नंबर्स हैं 70 एंड 71, बल्कि 71 पहले लिखना चाहिए था, एनीवेज। तो यहाँ पे जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और y का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो बड़ा वाला कोफिशिएंट नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव, ये होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 71 और प्लस का 70 वुड बी अ सॉल्यूशन, और यहाँ पे प्लस का 71 एंड माइनस का 70 वुड बी द सॉल्यूशन। अब ये क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। सो क्या x इक्वल्स टू -71 और x इक्वल्स टू +70 में से क्या पॉसिबल है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू +71 और x इक्वल्स टू -70 में से क्या पॉसिबल है। यहाँ पे x इज सपोज टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इधर से आपकी x की वैल्यू क्या आई, 70 आई, ठीक है। इधर x नेगेटिव होना चाहिए तो x पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आई, -70 आई, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू +70 रखोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4970 -70, है ना, तो हो जाएगा 4900। और यहाँ पे जब आप x की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 70 रखोगे तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी 4900। तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक कोऑर्डिनेट हो गया 70, 4900 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया -70, 4900। अब इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें नजर आ रहा है कि y2 माइनस y1, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता ही होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 0, प्लस x2 माइनस x1 कर दो तो हो जाएगा -140। अब का होल स्क्वायर का अंडर रूट करना है तो डिस्टेंस एक्चुअली में क्या आ जाएगा, 140 ही आ जाएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस वुड बी 140 वुड बिकम द आंसर टू दिस पर्टिकुलर गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। सो गाइज लेट्स डू द 14 क्वेश्चन नाउ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और अभी तक आप अगर नोटिस करो तो एक या दो बल्कि तीन बोल रहे थे, चलो 3 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं जहां पे आपको डिफिकल्टी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि 15 में से 10 नंबर और 12 नंबर, मतलब 10 क्वेश्चंस और 12 क्वेश्चंस तो बहुत ही आराम से आपके हो सकते थे 10 to 12 अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई करी है। तो अगर आप IPM 80 इंदौर के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट कि आपको अच्छे क्वेश्चन तो आएंगे है ना। तो चलो ये 14 क्वेश्चन देखते हैं। इन एन XY प्लेन लेट दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब प्लेन के बारे में बात हो रही है, XY प्लेन के बारे में बात हो रही है, तो हमें एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि B पॉइंट अगर 2,0 है और A पॉइंट हमारा -2,0 है, ठीक है। डिफाइन द सेट S एज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स C ऑन द सर्किल x² + y² = 4। अब x² + y² = 4 एक सर्किल है अगर, तो इसका मतलब उसका जो ओरिजिन है, मतलब उसका जो सेंटर है इस सर्किल का, वो क्या है, 0 है, 0,0 है। और दो उसके जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, जहां पे वो कट करेगा ही करेगा, वो होंगे 0,2, 0,-2 एंड -2,0 और 2,0, ठीक है। और ये हमारा सर्किल का सेंटर होगा 0,0। अब क्वेश्चन कहता है सजेस्ट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। एक इस पूरे उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई C पॉइंट लेना है, ठीक है, C पॉइंट लेना है ऑन द सर्किल सच दैट द एरिया ऑफ ABC। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी आप डायमीटर एक लेंथ को लेके अगर आप कोई भी ट्राइंगल बनाओगे तो उस पर हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा
तो इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ AC इंटू CB। और इसी को सॉल्व करने में कई लोग ज़्यादा लग गए होंगे, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इसको AB इंटू साइन C, इसको हाफ BC इंटू साइन A भी बोल सकते हो आप, इसको हाफ AC इंटू साइन B भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ABC का मतलब क्या होता है कि अगर तीन वर्टिसेस हैं A, B और C, तो A वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ को हम लोग लेंथ A बोलते हैं, B वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ को हम लोग लेंथ B बोलते हैं, C वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ को हम लोग C लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स बिटवीन एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो अगर हाफ A इंटू B करें तो साइन C होगा, हाफ A इंटू C करें तो साइन B होगा, हाफ B इंटू C करें तो साइन A होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मैंने क्या किया होता, इस ओरिजिन O को अगर इससे मैंने जोड़ दिया होता, ठीक है, और मैं बताता कि मैं आपसे पूछता कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OCB क्या होगा, इसका फायदा क्या है। अब ये जो OC लेंथ है ये भी एक रेडियस ही तो है, और इसका रेडियस कितना होने वाला है, 2 है ये इसका रेडियस इस सर्कल का, तो ये OC लेंथ भी क्या होगी, 2 ही होगी। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB क्या हो जाएगा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स, सो 2 into 2 इंटू द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, है ना। इसी तरीके से 2 से 2 कटेगा सबसे पहले, तो ये बच जाएगा 2 साइन थीटा बन जाएगा, है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC क्या हो जाएगा, दूसरा वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, है ना। तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स, ये भी 2 रहेगा, और ये क्योंकि रेडियस है इसलिए 2 रहेगा, तो इसका भी एरिया कितना होगा, हाफ 2 into 2 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, 2 से 2 कटेगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यस आपका साइन जो होगा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा ही आएगा, है ना। सो इसका एरिया 2 साइन थीटा, इसका एरिया 2 साइन थीटा, तो इसका टोटल ABC ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 साइन थीटा। अब 4 साइन थीटा इज सपोज टू बी अ इंटीग्रल वैल्यू, कब, ठीक है। 4 साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंटीग्रल कब होगी, जब आपका साइन थीटा की वैल्यू जो है उसके डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है, तो 1/4, ठीक है। जब साइन थीटा 1/4 है तब होगा, जब साइन थीटा 2/4 है मतलब 1/2 है तब होगा, और जब साइन थीटा 3/4 है तब होगा, ठीक है। साइन थीटा 4/4 क्यों नहीं हो सकता, या साइन थीटा 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मतलब फिर एक लाइन बनेगी, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है। सो इसका मतलब 3 पॉइंट्स आ गए, है ना। तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 पॉइंट्स आएंगे, इस क्वाड्रेंट में 3 पॉइंट्स आएंगे, उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में भी 3 पॉइंट्स आएंगे, उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में भी 3 पॉइंट्स आएंगे, उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में भी 3 पॉइंट्स आएंगे, है ना। 12 पॉइंट्स हो गए। अब और कौन से पॉइंट आएगा, 0,2 और 0,-2 भी तो एक पॉइंट होगा, क्योंकि जब आप इसकी मदद से
ये लेंथ बनाओगे, ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट एरिया होगा, और इधर भी हाफ बेस इंटू हाइट एरिया होगा, ठीक है। 2 आंसर कब होगा, जब जब ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। सो 3 3 3 3 12 प्लस 2, so there are 14 such points which exist and that is the reason it was a very good question, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई यहाँ पे मतलब हर लेवल की इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत थी, ठीक है, तो 3 पॉइंट्स तक तो फिर भी पहुंच गए होंगे। एक ये 2 पॉइंट्स शायद कुछ लोग का डिफिकल्टी आ गई होगी, कुछ लोग ने जब बेसिकली देखा होगा तो ये 2 पॉइंट तो कर पा रहे होंगे, बाकी कोई और पॉइंट नहीं बता पा रहे होंगे, ठीक है। सो वेरी गुड क्वेश्चन, जहाँ पे कम से कम 3 अलग अलग यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नॉलेज होना जरूरी था, ठीक है। सो दिस वाज अ 14 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आई लीव इट अप टू यू टू एक बार उसको सॉल्व करेगा। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। बट 15 के 15 जो आपके ऐसे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन से, वो सभी का जो पॉसिबल आंसर है वो एकदम सही है। इसका भी 14 पॉइंट्स एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो आपके पास एक अलग से इसमें मैं अटैच करवा दूंगा एक PDF फाइल जिसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप इनको साथ साथ एक बार पहले अटेम्प्ट करें एंड देन आप इसका सॉल्यूशन देखें, ताकि आपका नॉलेज बढ़ने लगे और आपको ये पता लगने लगे कि आपने कितने सही करे और क्या अप्रोच थी आपकी एंड वेयर यू वेंट रॉन्ग, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर विच इज द शॉर्ट आंसर वाले के 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ, जहां पे वो क्या कह रहा है पढ़ते हैं जरा। तो ये कहता है इन अ चेस टूर्नामेंट देयर आर 4 ग्रुप्स, ठीक है, 4 ग्रुप्स हैं अलग अलग। चलो चारों ग्रुप बना लेते हैं जरा। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये तीसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप है, ठीक है। जब भी आप ग्रुप्स बनाओ तो यहाँ पे चेक करो ईच कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स n है तो यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n। जब नंबर ऑफ मेंबर्स आपके गिवन हो और की इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब आप इन ग्रुप्स का जब तक नाम नहीं देते हो तब तक आप इनको डिसाइफर नहीं कर सकते कि कौन सा है और कौन सा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपको याद होगा कि अगर 12 लोग हैं उनको अगर आपको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है, इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, मतलब 3 3 3 का, तो आंसर क्या होता था 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल भी आता था। क्यों आता था? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये 4 ग्रुप्स में से का नाम क्या है, लेकिन अगर यही रेड येलो ब्लू और ग्रीन हाउस करके बोल दिया गया होता तो इसका आंसर होता है 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हो 12C3 इंटू 9C3 इंटू 6C3 इंटू 3C3, ठीक है, ऐसे ही पढ़ सकते थे अगर उसका नाम अलग से होता तो। इंटू 1/4 फैक्टोरियल ऐड होगा जब उनका नाम अलग से मेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। अगेंस्ट ईच प्लेयर, हर प्लेयर जो है वो किसके अगेंस्ट खेलता है? अगेंस्ट एवरी अदर प्लेयर बिलोंगिंग टू वंस ओन ग्रुप एग्जैक्टली वंस। हर बंदा अपनी ही टीम के हर प्लेयर के साथ खेलेगा। तो इसका मतलब अगर इस टीम की बात करें तो ये NC2 मैचेस खेलने वाली है, ठीक है। लेकिन यही 4 बार होगा तो या तो उसको 4 बार ऐड करो या 4 into लिखो, या फिर प्योर अगर हम PNC की लैंग्वेज में बात करें तो हम क्या करेंगे इंटू 4C1, मतलब पहले उन 4 में से वो एक ग्रुप चूज करो जिसको आप क्या कराना चाहते हो, अंदर ही अंदर मैचेस खिलाना चाहते हो, ठीक है। सो दिस वुड बी द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिर क्या सेकेंड पार्ट, अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग 3 ग्रुप्स। अब 3 में से हमें अगला ग्रुप ऐड चूज करना है, तो 3 बाकी के 3 में से कोई एक ग्रुप चूज करो जिनके साथ आपको इस टीम को बाकी सबके साथ खिलाना है, मतलब बाकी सब प्लेयर्स के साथ खिलाना है, ठीक है। मतलब आप अपनी टीम का कोई एक प्लेयर चूज करोगे एंड दूसरे की टीम का भी एक ही प्लेयर चूज करोगे ना, तभी तक मैच हो पाएगा। तो NC1 इंटू NC1, और यहां पे कितने ग्रुप एग्जैक्टली ट्वाइस, मतलब हर बंदा 2 बार खेलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है क्या किया अपन ने? हमने वो 3 में से वो एक ग्रुप चूज किया जिनके साथ हमें खिलाना था अपने ग्रुप को, ठीक है। तो अपने ग्रुप से एक बंदा चूज करोगे और उस ग्रुप में से भी N लोग हैं उनमें से कोई एक बंदा चूज करोगे। और थर्ड क्या करना है,
अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग टू ग्रुप्स। अब दो में से एक ग्रुप रह गया है, ठीक है, मतलब दो ग्रुप्स रह गए, सॉरी, उन दो में से वो एक ग्रुप हमें चूज करेंगे, क्या एक ग्रुप तो हमारा ही है ना, ठीक है, दो में से हमें एक ग्रुप चूज करना है जिसमें हमें अपने ग्रुप में से एक बंदा चूज करना है, उस ग्रुप में से एक बंदा चूज कराना है, और उनके कितने गेम्स खिलाने हैं, 3-3, ठीक है, थ्राइस बोला उसने, 3 टाइम्स, एग्जैक्टली 3 टाइम्स। और अब आखिरी में क्या करना है, अब एक ही ग्रुप बचा होगा। देखो पहले क्या किया अपन ने, पहले हम लोगों ने 4 में से वाला एक ग्रुप चूज किया जो हमारा ग्रुप है, ठीक है ना, 4C1, और उनमें हमें हर प्लेयर को आपस में ही खिलवाना है, मतलब NC2, ठीक है। फिर अपने वाले से बाहर अब हम निकले, अब हमने 3 में से वो एक ग्रुप चूज किया, अपना ग्रुप तो है ही एक, फिर बाकी 3 में से कोई एक ग्रुप चूज किया जिसमें हमने क्या किया, एक बंदा अपना सिलेक्ट किया और एक बंदा उस ग्रुप से सिलेक्ट किया, जिनके जितने भी वेज होंगे वो यहाँ से आएंगे और सबको 2-2 बार खिलाना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि एक और ग्रुप चूज करना है, बाकी 2 जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनमें से, उन 2 में से एक बंदा चूज करना है, ठीक है, उन 2 में से एक ग्रुप चूज करना है, यहाँ पे ग्रुप चूज हो रहा है, और फिर अपने n प्लेयर्स में से एक प्लेयर को चूज कराना है और उनके n प्लेयर्स में से भी एक प्लेयर को चूज कराना है, जहां पे हमें थ्राइस खिलाना है। अब बचा 1C1, उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात होती, ठीक है, वो आखिरी का एक ही ग्रुप बचेगा जहां पे आपको कितनी बार खिलाना है, 4 बार खिलाना है, ठीक है। और एक बंदा अपना चूज करना है, एक बंदा, ठीक है, उस ग्रुप से चूज करना है और उनको आपस में गेम खिलाने हैं आपको, ठीक है। कितने गेम खिलाने हैं, 4 गेम खिलाने हैं। क्वेश्चन कहता है कि इन सब के अगर टोटल नंबर ऑफ गेम्स आर ग्रेटर देन 1000, तो ये बताओ हर ग्रुप में मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने रहे होंगे, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो NC2 क्या होता है, हमें पता है n × n-1/2 होता है, ठीक है। NC1 क्या होता है, n के बराबर होता है, तो 4C1 क्या होगा, 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 1 2 2 जाएगा, ये हो जाएगा 2 × n², मतलब 2n², और माइनस का 2n, ठीक है भाई। NC1 क्या होता है, n ही होता है, NC1 क्या होता है, n ही होता है, और 3C1 क्या होता है, 3 ही होता है, इंटू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 6n² प्लस NC1 क्या होता है, n होता है, NC1 क्या होता है, n होता है, 2C1 क्या होता है, 2 होता है, 3, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा मेरे को, 6n², ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, NC1 क्या होता है, n होता है, NC1 क्या होता है, n होता है, 1C1 क्या होता है, 1 होता है, इंटू 4, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4n², एंड दीज आर सपोज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 1000 मैचेस, क्योंकि उसने बोला है कि 1000 से ज्यादा टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं, तो बताइए n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब 6 + 6 12, 4 + 2 6, सो 6 12 + 3 + 6 18, तो 18n² माइनस का 2n प्लस 1000 इधर ले जाओ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1000 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें से पूरे को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9n² माइनस का n माइनस का 500 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे, n की वैल्यू बताओ कि ये क्या हो जाए, एक पॉजिटिव नंबर छोड़े, ठीक है। या तो एक हो सकता है कि आप n की वैल्यू रखते जाओ, 1 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, 2 रखोगे नेगेटिव आएगा, एंड सो ऑन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। अब 9 × 500, 4500 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका डिफरेंस 1 हो जाए, ठीक है। 4500 जाएगा 90 100 10 होगा, 1 तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और 36 72 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर वैसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप श्रीधाचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर रूट ही निकालना है तो n की वैल्यू आ जाएगी, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है हमें एक तरीके से, सो दैट वुड बी -b, ठीक है, ठीक है, प्लस और माइनस √b² मतलब 1, -4 × a विच इज 9, c विच इज माइनस का 500 अपॉन 2a, सो 2 × 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1
प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 9 से 36, 36 इंटू 5 1800, तो कितना आ जाएगा 18,001 आ जाएगा, बल्कि है ना 36 5 से 180, 180 में 2 जीरो और ऐड कर दो और फिर +1 करना था इसलिए ये आएगा अपॉन 18। अब अगर आप माइनस करोगे तो n की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, देखो +1 माइनस अंडर रूट ऑफ 18,001 अपॉन 18 इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज पॉसिबल, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 18,001 अपॉन 18, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो उससे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 18,000 को अगर हमें अंडर रूट लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, 180 का अंडर रूट इंटू 100 का अंडर रूट, ठीक है। तो 180 का अंडर रूट अलग से ले लो, इंटू 100 का अंडर रूट तो 10 होता है। अब 180 का कैसे लोगे, हमें पता है जो नियरेस्ट वैल्यू है वो है 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, प्लस 11 का गैप है अपॉन 2 इंटू 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इसका ये 0.5 के आसपास आएगा, ठीक है। सो 13.5 इंटू 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 135, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 1 प्लस 135 हो जाएगा 136 अपॉन 18, ठीक है। तो ये होएगा 18 7.5 के आसपास, तो इसकी वैल्यू आएगी 7.5 के आसपास, ठीक है। अब 7.5 से ज़्यादा वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। अगर 7 रख के देखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट 7.5 है, तो या तो 7 होएगा या 8 होगा, ठीक है। 8 के ज़्यादा चांसेस है, लेकिन 7 चलो। तो अगर यहाँ पे 7 रख के देखते हो तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस का 7 माइनस का 500, ये वैल्यू देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 59 सा 450, 450 में से 9 गए 441 माइनस 507, will it give me a positive answer? No, ठीक है। तो n is equal to 7 is not giving me the answer. तो n is equal to 8 रख के देखो, 9 into 8 8 सा 64, माइनस का 8 माइनस का 500, 4 9 सा 36, 6 9 सा 54, 54 प्लस 3 57, 576 में से अगर हमने 508 माइनस करे पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ठीक है। दैट प्रूव्स कि n is equal to 8. n is equals to 8 is the minimum value for which it gives me a positive answer, and that is the answer, ठीक है। So these are all the solution of all the quantitative aptitude questions, short answer वाले। अब हम डिस्कस करेंगे MCQ वाले in the next video. Thank you.